नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत रांची से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। अनुपूरक बजट पर भी आज होगी चर्चा। तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया है बजट। 11,690 करोड़ से ज्यादा 45 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। आज झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का चौथा और आखिरी दिन है। आज सदन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि बीते बुधवार को यानी झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,600 करोड़ से ज्यादा लाख का अनुपूरक बजट पेश किया है। इसके अलावा आज सदन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण भी हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हेमंत सोरेन सरकार का रोड मैप प्रदेश के लोगों के सामने रखा। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में हेमंत सरकार ने आदिवासियों को 28%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण देने के अलावा सन्ना धर्म कोड का प्रस्ताव भी पास किया। सबसे पहला दायित्व तो बनता है और तरीका होता है कहीं न कहीं उचित माध्यम जो हमारा बनता है वहाँ पर रखना चाहिए था। और ऐसे अचानक कहीं पर किसी को कानून को तोड़ने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, हमारा ये मानना है। और साथ साथ हम भी चाह रखते हैं जो भी परीक्षाएं आयोजित हो बेहतर तरीके से उसका सफल तरीके से उसका रिजल्ट आए, प्रकाशित हो और जो सक्षम जो योग्य उम्मीदवार हैं वो चुने। और इस विषय को लेकर हम भी सर गंभीर हैं, हमारी पार्टी गंभीर है, राज्य सरकार गंभीर है। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में क्या कर रहे हैं भैया चाहेंगे कि एक बेहतर इस तरीके से जो कहीं घटना घटित होती है ऐसी घटना की पुनरावृत्ति। राज्य में निर्माण कार्य का जो स्थिति है, चाहे वह अपार्टमेंट हो या अबुआ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो या आवास हो, भैया जो भी आवास हैं बालू के कारण सभी ठप पड़े हुए हैं। और पलामू की एक खबर छपी है आज एक दैनिक पेपर में, फ्रंट पेज का न्यूज़ है। निश्चित रूप से वास्तविकता को दर्शाता है और पूरे राज्य के ये गरीब गुरबों को झकझोरने वाला ये समाचार है। करीब 10 दिनों के अंदर 12,000 प्रति हाईवा हो बालू का दाम बढ़ गया। और अबुआ आवास हो, जो प्रधानमंत्री जी का आवास हो, या कहिए कि अन्य ये पुल पुलिया हो, निर्माण कार्य हो, अपार्टमेंट हो, सारे काम ठप पड़े हुए हैं। आज बालू के लिए बिहार से बालू आ रहे हैं और एक जो बालू सप्लायर हो बताते हैं कि आधा मिट्टी आधा बालू है सो ये उसमें मिला हुआ है जो बिहार से आ रहा है। और बालू है सो झारखंड का बालू आज सरकार के कहीं की उदासीनता के कारण, सरकार के गलत नीति के कारण आज या ये कहिए कि तो झारखंड विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और इस अंतिम दिन में आज अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, आज आखिरी दिन है, क्या कुछ विशेष होने वाला है इस आखिरी दिन? देखिए, अभी सदन की आज आखिरी दिन है और निश्चित रूप से आज राज्यपाल का अभिभाषण है और उनका धन्यवाद ज्ञापन भी होगा। इस पर मुख्यमंत्री का भी अपनी धन्यवाद ज्ञापन भी चीजें सामने आएंगे। सदन की कार्रवाई के बाद अब दूसरी पाली में जिस प्रकार से कल सदन में सरकार ने अनुपूरक बजट को लेकर के चर्चा की थी, आज इस अनुपूरक बजट पर चर्चा होने के बाद आज पारित किया जाएगा। हालांकि देखिए, सदन की आज आखिरी दिन है, निश्चित रूप से कुछ तीखे और कुछ मीठे भी शब्द सुनने को मिलेगा। जिस प्रकार से बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर बैठ करके राज्य में निश्चित बालू की कीमतें जो बढ़ रही है उस पर वो चिंता जताई है और तमाम कहा है कि अब आवास से लेकर के पीएम आवास तक के बालू की किल्लत को लेकर के काम प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के कई ऐसे योजनाएं हैं उसे लेकर के प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से तीखी मीठी झोंकों के बीच में आज
सदन की कार्रवाई संपन्न हो जाएगी और अनुपूरक बजट जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कल सदन के पटल पर रखा था और 11,000 से अधिक करोड़ का जो बजट है वो पूरी जो है बजट पर पूरी तरह से सहमति भी बनाई जाएगी और निश्चित रूप से आने वाला समय पे राज्य की विकास की एक लकीर भी खींचने की जाएगी। बिल्कुल, कल अनुपूरक बजट यानी कि सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास रहा, साथ ही साथ आज अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा भी होनी है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ बदलाव की भी संभावनाएं हैं? अजय, निश्चित रूप से सबसे बड़ी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती जिस प्रकार से देखा भी जा रहा है वो है सबसे बड़ा सरकार की सबसे बड़ी योजना संवेदनशील है जो मैया योजना को लेकर के है। सरकार इसकी धन इकट्ठा करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और तमाम विधायकों के यानी अपने अधिकारियों के साथ ही तमाम चर्चा भी की जा रही है और इसके साथ ही कई राज्यों में राज्य के कई हिस्सों में मैया योजना को लेकर के जो गलत तरीके से पैसा दिए गए थे, मैया योजना के दूसरे तरीके से चला गया, उन अधिकारियों ने तमाम पैसों को वापस करने के लिए भी सदन पर पटल पे रखा गया है और उनसे वापस करने के लिए जिसपे इसपे जो है बीजेपी ने तीखी अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा किसी गलत तरीके से किसी को मैया योजना का लाभ मिल गया तो वैसे में पैसा वापस किसी भी शुल्क पर नहीं होने चाहिए, उन पर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस लेकर के तमाम ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जैसे अब सरकार ने उन्होंने पिछले चुनाव के समय में हमने जो वादा किया था 7 संकल्पों की बात की थी, इस प्रकार से अबुआ आवास राज्य ने कहा था कि 25 लाख लोगों को हम आवास देंगे, अबुआ आवास, वैसे में इस अनुपूरक बजट में 50 लाख से अधिक लोगों को देने की बात कही है। इसके साथ ही तमाम कह सकते हैं कि शिक्षा का पर भी सरकार ने फोकस किया था। सरकार ने कहा था कि जो है स्नातक पास हैं उनको पीजी की पढ़ाई के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ कह सकते हैं कि राज्य में 1000 से अधिक एक्सीलेंट स्कूल भी खोले जाने की भी बात कही है। तो इस तमाम संतुलन को बजट को बनाते हुए ऐसे में सवाल यही है अजय, जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से बीजेपी इसको मुद्दा उठा रही है, मैया सम्मान योजना का लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो उसके हकदार भी नहीं है। इसको रोकने के लिए हेमंत सरकार क्या कुछ कदम उठा सकती है? साथ ही साथ अनुपूरक बजट में जैसा कि कहा गया है कि उनके पैसों को वापस लाया जाएगा, जिन्हें गलत तरीके से पैसा मिला है, किस तरीके से उस पैसे को वापस लौटाया जाएगा सरकार के पास? क्या कुछ रूपरेखा? देखिए उस समय चुनाव की घड़ी थी, चुनाव राज्य में मुहाने पर था और वैसे में जो योजनाओं की थी उस पर कुछ निश्चित रूप से पॉलिसी नहीं बन पाई थी कि कौन उसके हकदार है कौन उसके हकदार नहीं। लेकिन जब सरकार ने उसकी राशि को जो दोगुनी कर दी है और वैसे में निश्चित रूप से सरकार के लिए बड़ी सबसे बड़ी चिंता और चुनौती के रूप में भी देख रही है। तो वैसे में अब क्या कि उसकी क्राइटेरिया और नियमावली बनाई कि उसके राज्य में असल में हकदार कौन होंगे और उसके लाभार्थी सबसे ज्यादा कौन हो सकते हैं, इस पर पूरी चिंतन करने की सरकार की मंशा बना है और इसके साथ ही उनके जो लाभुकों को दी जाएगी उसकी पैसे के इकट्ठे कहाँ से होंगे। ऐसे में अब क्या रूपरेखा तैयार की जाती है, किस तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है, रोड मैप जो हेमंत सरकार का है वो आगे किस तरीके से बढ़ता है और जनता को क्या कुछ फायदा होता है इस रोड मैप का, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बालू तो बोरी में बिकने लगा। तो मैंने कल भी कहा था कि लंबी लंबी घोषणाएं, माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ ठीक है, वो सरकार को नीति को बताने वाला होता है। अभिभाषण एक सरकारी या कहिए कि पार्टी का मैनिफेस्टो की तरफ होता है। बालू पे कहीं तो कोई चर्चा नहीं है। जो इस राज्य की मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी पर कहीं चर्चा नहीं है। तो आज सदन में बालू पर सरकार को हम लोग पेपर के सुर्खियाँ बना हुआ है कि बालू भाई और बालू के लेकर अभी हम रोड में आ रहे थे, तमाम मजदूर लोग को काम नहीं मिल रहा है। तो सरकार से आग्रह है कि बालू फ्री किया जाए या उस पर जल्द से जल्द टेंडर करके लोगों को जितना ट्रैक्टर पकड़ा रहा है, गाड़ी पकड़ा रहा है, उससे पैसा वसूला जा रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बालू फ्री किया जाए और ट्रैक्टर मालिक लोग को बिना मतलब को झूठा मूठा केस में फंसाया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में थाना से लेकर डीएमओ से लेकर मनमानी है एसडीओ का। जब चाहता है जो लोग पैसा देता है उसका चलता है, एंट्री चल रहा है बालू में भी। इसलिए आग्रह सरकार से इस पर ध्यान आकर्षित करे
और ट्रैक्टर मालिक से लेकर गाड़ी मालिक से लेकर अभी मजदूर लोग भी पूरा मोराबादी से लेकर अरगोड़ा चौक में अभी रुके थे। मजदूर लोग को काम नहीं मिल रहा। अगर बालू नहीं मिलेगा तो किसी तरह ना बिल्डिंग बन रहा, ना रोड बन रहा, ना अबुआ आवास बन रहा, ना किसी तरह सरकारी काम भी नहीं हो रहा, ना किसी का घर का काम हो रहा। हम आग्रह करेंगे और हम बात भी अगर अभी मौका मिलेगा तो हम न्यायाधीश की तो समीक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यह मानते हैं कि जो भी कानून बनते हैं वो जनभावनाओं के अनुरूप बनते हैं और स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारें अगर अपने नागरिकों को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए कोई कानून बनाना चाहती है तो ये जनभावनाओं की अभिव्यक्ति है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में निश्चित रूप से अध्ययन करने के बाद यदि उचित प्रतीत होगा तो हम लोग ऊपर की अदालतों में इसके संबंध में अपील दाखिल करेंगे। 2014 में 15 लाख रुपए देने का वादा था, अभी तक सबके खाते में आ गए हो तो कोई बता दे हमको। और सरकार ने दिसंबर माह कहा था, दिसंबर माह की आज 12वीं तारीख है। अनुपूरक बजट में हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी। बूलगढ़ी गांव पहुंचे हैं राहुल गांधी। रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है राहुल ने। 14 सितंबर 2020 को युवती का रेप हुआ था। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी और ऐसे में 4 साल का वक्त हो चला है, बीत चला है, लेकिन हालात पीड़ित परिवार के ज्यों का त्यों बने हुए हैं। ये कहना है, ये आरोप है उस परिवार का जिसकी बेटी अब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। राहुल गांधी को पीड़ित परिवार के द्वारा ये पत्र जुलाई के दौरान लिखा गया था और अब हाथरस पहुंचकर राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता ने मुलाकात की है। 45 मिनट तक उनसे बातचीत की है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए उन्होंने बातचीत की है, आश्वासन दिलाया है। साथ ही साथ ये संदेश देते हुए नजर आए हैं कि जस्टिस इज ड्यू, यानी कि अभी न्याय होना बाकी है। 4 साल बाद भी विपक्ष इन पूरे मामले को नहीं भूला है और इसे फिर से उठाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव पुरोहित हाथरस से जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या अभी भी राहुल गांधी वहां मौजूद है? मुलाकात हो गई है, 45 मिनट तक की मुलाकात हुई। क्या किन किन विषयों पर बातचीत हुई है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, जानकारी के लिए आपको बता दें, यही वो मार्ग है जहाँ से राहुल गांधी का काफिला निकला था। इंडिया पोस्ट पर न्यूज़ से दिखाया गया था। राहुल गांधी ने बूलगढ़ी में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिन मुद्दों को और जिन सेवाओं को भाजपा सरकार ने उनको देने के लिए वादा किया था वो अभी तक पूरे नहीं हुए। उनकी दैनिक दिनचर्या है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है, रोजगार है, वो समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है और न्याय अभी तक अधूरा है। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने 3 आरोपियों को इस मामले में बरी किया है। इसी मामले में चिट्ठी पीड़ित परिवार के द्वारा राहुल गांधी को लिखी गई थी। जी बिल्कुल, इसी साल जुलाई महीने में ये चिट्ठी लिखी गई थी परिवार के द्वारा और आज मुलाकात होती है। साफ संदेश दिया जाता है कि 4 साल बाद भी इस मामले को भूला नहीं गया है गौरव। लेकिन अब पीड़ित परिवार की ये मांग है, रीलोकेशन की मांग की जा रही है परिवार के द्वारा। इस पर क्या कुछ सरकार की प्रतिक्रिया है? क्योंकि सरकार ने वादे किए थे लोकेशन की, सरकारी जमीन की, आवास का ये वादा किया गया था, नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन 4 साल के बाद भी हालात अभी पीड़ित परिवार के ज्यों का त्यों बने हुए हैं। जी, पीड़ित परिवार का यही कहना है कि जो वादे सरकार के द्वारा किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। वहीं उनकी दैनिक जो दिनचर्याएं हैं, जो जीवन यापन है, उसकी समस्या उनके सामने खड़ी हुई है। बच्चों की शिक्षा है, रोजगार है, जीवन यापन है। रोजगार के अलावा जो मकान की वायदा जो किया गया था वह भी अभी अधूरा पड़ा है, जिसके लिए चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी गई थी और इसी मामले में राहुल गांधी आकर पीड़ित परिवार से मिले थे। बिल्कुल, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। 45 मिनट तक उनसे बातचीत भी की गई और ऐसे में अब क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलता है 14 सितंबर का ये पूरा मामला। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पोस्टर वॉर एक बार फिर तैयार हो गया है। सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है। पढ़ाई में उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, ना बच्चे पढ़ने दो, ना आगे बढ़ने दो, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ने दो। सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने ये पोस्टर लगाया है। तो समाजवादी
पार्टी के द्वारा एक बार फिर से पोस्टर लगाया गया है। इस बार शिक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा गया है। रिपोर्ट में यह सामने आया कि उत्तर प्रदेश पढ़ाई के मामले में पिछड़ चुका है, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पोस्टर में लिखा है, ना बच्चे पढ़ने दो, ना आगे बढ़ने दो, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ने दो। इस पोस्टर को लेकर अब सियासत तेज है। सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। तो शिक्षा विभाग पर समाजवादी पार्टी के द्वारा निशाना साधा गया है। रिपोर्ट के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में पिछड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिस पर अब सियासत तेज है और ये आंकड़े सामने आए हैं, जिसको लेकर अब योगी सरकार पर निशाना साध रही है समाजवादी पार्टी। पोस्टर बाजी आपने देखा होगा उपचुनाव के दौरान किस तरीके से पोस्टर को लगाकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा था। भाजपा के द्वारा पोस्टर लगाए गए तो वहीं समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर के द्वारा योगी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी। और एक बार फिर से पोस्टर वाली सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, पोस्टर वाली सियासत एक बार फिर से नजर आने लगी है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के हाल का जब जिक्र हुआ, जब ये आंकड़े सामने आए तो उस पर पोस्टर भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा दिए गए। जिस तरह से उपचुनाव के दौरान और अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का पोस्टर वार लगातार जारी रहा। खासकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पीडीए पर हमला करते हुए जिस तरह से कहा गया था कि ना बटेंगे ना कटेंगे, समाजवादी पार्टी से की तरफ लगाया गया था। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान था कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसके बाद पोस्टर वार का सिलसिला लगातार जारी रहा और उपचुनाव भी हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पोस्टर वार अब भी लगातार जारी है। पोस्टर के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से कल से लेकर आज तक 2 पोस्टर लगाए गए, कल शौकत अली की तरफ से जो सपा नेता है उनकी तरफ से भी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें शिक्षा की बदहाली को बताते हुए यह कहा गया कि जो समाजवादी से जुड़ेंगे, समाजवादी सोच से जुड़ेंगे, वह आगे बढ़ेंगे। और सरकार जिस तरह से शिक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है, 7 लाख बच्चे जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा से दूर हो जाएंगे, तो बड़ा हमला बोला गया था। आज सपा नेता इखलाद ने भी एक पोस्टर लगाया है और उसमें कहा है कि जो बच्चे हैं वह जो है पढ़ाई से दूर करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की है। और पोस्टर में यह भी कहा है कि पढ़ाई हर हाल में जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। तो कहने का मतलब साफ है कि शिक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से आक्रामक हो ऐसे में आसिफ, शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये पोस्टर समाजवादी पार्टी ने लगाया है, योगी सरकार पर निशाना साधा है। और साफ तौर पर रिपोर्ट जिस तरीके से सामने आई उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि 7 लाख ऐसे बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में जो स्कूल से दूर हैं, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार 2 पोस्टर शिक्षा विभाग पर निशाना साधते हुए लगाया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। 38 दिन से चली आ रही वकीलों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। जिला जज के साथ वकीलों के डेलीगेशन संघ ये बैठक हुई। वकीलों के डेलीगेशन संघ बैठक में ये फैसला लिया गया है, 38 दिनों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। वकीलों पर दर्ज सभी 9 केस वापस लेने पर सहमति बनी है। आज से काम पर लौटेंगे वकील। बार अध्यक्ष दीपक ने ये घोषणा की है। खबर मेरठ से है, जहां पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वहीं फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों ने भागकर अपनी जान बचाई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वर्करों ने
अपनी जान मशक्कत के बाद बचाई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर अब काबू पा लिया है। खबर जौनपुर से है, जहां महिला सशक्तिकरण अभियान को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। बता दें कि महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की एंटी रोमियो स्क्वाड शोहदों पर कहर बनकर टूट रही है। बता दें कि जौनपुर में आवारा मंचलों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा के निर्देश पर एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया जा रहा है, जिस दौरान पुलिस बेवजह घूम रहे नव युवकों संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर उनसे पूछताछ कर रही है। और इस तरीके से पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ उन पर कार्रवाई भी कर रही है। वही खबर आगरा से है, जहां ठंड में खुले आसमान के नीचे गरीब मजदूर अपनी रात गुजारने को मजबूर हो चले हैं। वहीं आगरा का नगर निगम कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे को आगरा के लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर फुटपाथ पर सो रहे लोगों से हमारी टीम ने खास बातचीत की है और लोगों की समस्याओं को भी जाना है। तो रात किस तरीके से गुजारते हो आप? जाते हैं अपने, यानी 1-2 कंबल हैं, उन्हों से गुजारा करते हैं। आप कितने लोग हैं आप? हमें 10-15 लोग हैं। तो कितने दिन से आप यहाँ पर फुटपाथ पर हैं? हम काफी साल से हैं, यानी अगर नाने कोई इंतजाम नहीं करेगा। तो आप ऐसी ठंड में बड़ा मुश्किल होता होगा रात गुजारना? हम तो गुजार लेते हैं, गुजार लेते हैं। आप हम तो एक दूसरे संग में सो जाते हैं। राजू जी, आप ठंड है, आग लगा कर बैठे हैं, तो रात यहीं गुजारेंगे? हाँ। कितने तकरीबन लोग यहाँ पर रात गुजारते हैं? इधर ही सोते हैं सब, आधे इधर आधे इधर आधे इधर। तो इतनी ठंड पड़ रही है, नगर निगम की तरफ से कोई रैन बसेरे का इंतजाम नहीं किया गया? अभी नहीं है कोई। नगर निगम दावा करती है कि लोगों को फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरे में रहने का काम करते हैं। हाँ, वो कुछ है नहीं इंतजाम। अभी तक नगर निगम की तरफ से नहीं। कितने दिन से सो रहे हैं आप यहाँ? मेरा यहाँ 5-6 दिन हो गए। अभी तक नगर निगम की गाड़ी नहीं आई? नहीं आई अभी नहीं। आप यहाँ पर आग जलाकर बैठे हैं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए गए नगर निगम की तरफ से? हाँ, कोई नहीं है तो साहब। वही खबर लखनऊ से है, जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल बवाल पर एक्स के जरिए एक बड़ा बयान दिया। बर्क ने कहा कि संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। संभल बवाल पर सपा सांसद बर्क का ये पोस्ट है और प्रशासन का घेराव करते हुए बर्क नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान संभल हिंसा में आरोपी नंबर 1 बताए जा रहे हैं। वही खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में आगजनी की घटना को लेकर एक्स पर ट्वीट कर सरकार का घेराव किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में घपले से बनी भाजपा सरकार सत्ता में आते ही संविधान की प्रतिकृति तोड़ने का दुस्साहस किया जा रहा है। ये किसके इशारे पर हुआ, जांच होनी चाहिए। संविधान का ये अपमान नहीं सहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर ये पोस्ट किया है। महाराष्ट्र में आगजनी की घटना को लेकर आक्रोशित नजर आए अखिलेश यादव ने यह तंज कसा है महाराष्ट्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर। महाराष्ट्र में घपले से भाजपा सरकार बनी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए।